देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड अब वो पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, वो सिर्फ एक अजीब सा ईमेल या मैसेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब तो धोखेबाज अपनी पहचान छिपाने के लिए बहुत ही जटिल नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे अमेज़न पर नकली रिव्यूज का पूरा जाल हो। या फिर ब्लॉकचेन पर फिशिंग घोटाले जिनकी जड़ें मतलब बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। ये एक दिमागी जंग की तरह है। हाँ। और इसी जंग को समझने के लिए आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर्स हैं। अच्छा। ये सभी एक खास तरह की एआई टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं, जिसे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स या जीएनएन्स कहते हैं। जीएनएन्स। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एआई है जो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि उनके बीच के रिश्तों को, उनके कनेक्शंस को भी समझता है। अच्छा, तो आज हम इसी दिमागी जंग की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। धोखेबाज कौन सी चालें चल रहे हैं और एआई उनका जवाब कैसे दे रहा है। और हमारे पास 3 बहुत ही स्मार्ट रणनीतियों वाले रिसर्च पेपर्स हैं। हाँ, एक धोखेबाजों को उनके दोस्तों के आधार पर पकड़ता है। दूसरा ब्लॉकचेन की गहराई में जाकर जासूसी करता है। और तीसरा तो बहुत बड़े नेटवर्क को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर विश्लेषण करता है। तो चलिए इस चूहे बिल्ली के खेल को समझते हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरी समस्या एक ग्राफ की समस्या क्यों है। सही सवाल। क्योंकि ये ग्राफ शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ है। इसे आसान करते हैं। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर हैं। आप एक नोड हैं। ओके। आपका दोस्त एक और नोड है। और आपकी दोस्ती वो एक एज या कनेक्शन है। अच्छा, तो लोग हो गए नोड्स और रिश्ते हो गए एजेस। बिल्कुल। जब आप अमेज़न पर रिव्यू लिखते हैं या किसी को पैसे भेजते हैं तो ये सब एक विशाल अदृश्य नेटवर्क या ग्राफ का हिस्सा बन जाता है। और धोखेबाज इसी नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। और यहीं पर एआई के सामने 2 बड़ी मुश्किलें आती हैं। क्या है वो? धोखेबाजों ने पहला दांव खिला। वो हमारी आपकी तरह दिखने लगे। मतलब? टेक्निकल भाषा में इसे फ्रॉडुलेंट कैमोफ्लाज कहते हैं। छलावा एक तरह से। हाँ, छलावा। और ये 2 तरह से खुद को छिपाते हैं। पहला, वो एक आम इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे छोटे मोटे लेन देन करना ताकि किसी को शक ना हो। और दूसरा, जो ज्यादा चालाकी वाला है, वो असली और शरीफ लोगों से जानबूझकर कनेक्शन बनाते हैं। बिल्कुल। एक धोखेबाज 100 अच्छे लोगों के बीच छिप जाएगा। और ये पुराने एआई के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एआई तो यही सोचता है कि जैसे जिसके दोस्त वैसा वो खुद। सही पकड़ा। लेकिन यहाँ तो धोखेबाज इसी बात का फायदा उठा रहा है। और दूसरी बड़ी चुनौती है क्लास इम्बैलेंस की। क्लास इम्बैलेंस मतलब करोड़ों असली यूजर्स के बीच मुट्ठी भर धोखेबाज। हाँ, ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई को जब आप ट्रेन करते हैं तो वो असली यूजर्स को पहचानने में एक्सपर्ट बन जाता है। हाँ, क्योंकि उसे हर तरफ वही दिखते हैं। लेकिन वो उन गिने चुने धोखेबाजों को पकड़ने में कच्चा रह जाता है। वो मेजॉरिटी की तरफ, बहुमत की तरफ झुक जाता है। यही है असली जड़। धोखेबाज चालाक हैं और बहुत कम हैं। तो एआई ने इसका क्या जवाब दिया? यहीं पर हमारी पहली रणनीति काम आती है, जो CLFS GNN मॉडल में बताई गई है। ओके। इसका एक ही मंत्र है, क्वालिटी देखो, क्वांटिटी नहीं। अच्छा, मतलब ये कि एक यूजर को समझने के लिए ये मॉडल उसके सभी दोस्तों या कनेक्शंस की जानकारी आंख बंद करके नहीं लेता। तो फिर क्या करता है? ये पहले जांचता है कि कौन से दोस्त सच में उसके जैसे हैं और सिर्फ उन्हीं की जानकारी का इस्तेमाल करता है। ये तो बहुत स्मार्ट है, पर ये जांचता कैसे है? ये 2 लेवल पर जांच करता है। पहला, क्या मेरे पड़ोसी मेरे जैसा ही बर्ताव कर रहे हैं? इसके लिए वो हर यूजर का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाने के लिए गणित का इस्तेमाल करता है। फिर देखता है कि किसके फिंगरप्रिंट किससे मिलते जुलते हैं। और दूसरा, क्या हमारे दोस्त भी कॉमन है? मतलब क्या हम एक ही सोशल सर्कल का हिस्सा हैं? बिल्कुल। तो ये सिर्फ ये नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। एक तरह से ये असली दुनिया की तरह ही काम कर रहा है। और असली कमाल तो इसके बाद होता है। एक बार जब मॉडल को सही पड़ोसी मिल जाते हैं तो वो कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करता है। कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है, पर इसका काम बहुत दिलचस्प है। इसका असली कमाल ये है कि एआई अब सिर्फ धोखेबाजों की पहचान नहीं कर रहा। तो क्या कर रहा है? वो धोखेबाजों और सामान्य यूजर्स के बीच एक गहरी खाई खोद रहा है। वाह, मतलब एक वर्चुअल दुनिया में वो अपनी टीम के लोगों को एक तरफ खींच रहा है। हाँ। और दूसरी टीम वालों को दूसरी तरफ धकेल रहा है। बिल्कुल। इससे जब कोई नया यूजर आता है तो एआई को सिर्फ ये देखना होता है कि वो खाई के किस तरफ गिरता है। और इसी वजह से वो गिने चुने धोखेबाज भी साफ साफ नजर आने लगते हैं। हाँ,
ये क्लास इम्बैलेंस की समस्या का एक बहुत ही शानदार हल है। तो पहली स्ट्रैटेजी उन धोखेबाजों के लिए अच्छी है जो सामने दिखने वाले लोगों के बीच छिपे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन में तो मामला और भी पेचीदा है। यहाँ धोखेबाज कई पर्दों के पीछे होते हैं। सही कहा। इस गहरी साजिश को बेनकाब करने के लिए हमें एक बिल्कुल अलग तरह का नजरिया चाहिए। और यही हमारी दूसरी रणनीति आती है जो SGAT-BC मॉडल में है। ओके। और ये खास तौर पर ब्लॉकचेन फ्रॉड के लिए बनी है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जासूस और एक्सपर्ट्स की एक कमेटी। जासूस और एक्सपर्ट्स की कमेटी? ये सुनने में तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। और ये काम भी कुछ वैसा ही करता है। कैसे? ब्लॉकचेन में धोखेबाज कई लेयर्स के नीचे पैसे छिपाते हैं, तो ये मॉडल 2 तरह की नजर रखता है। 2 तरह के? हाँ, एक है GAT यानी ग्राफ अटेंशन नेटवर्क। ये एक जासूस की तरह है जो मौके पर जाकर तत्काल सुराग ढूंढता है। मतलब पैसा अभी कहां से आया और सीधे कहां गया? बिल्कुल, ये नजदीकी कनेक्शन पर नजर रखता है। ठीक है, तो ये ऑन द ग्राउंड जासूस हो गया। और दूसरा है STA यानी सब ट्री अटेंशन। ये एक एनालिस्ट की तरह है जो हेडक्वार्टर में बैठकर पूरे केस को देख रहा है। अच्छा। ये सिर्फ 1-2 कनेक्शन नहीं, बल्कि दोस्तों के दोस्तों और उनके भी दोस्तों तक। मतलब पूरी मनी ट्रेल? हाँ, पूरी मनी ट्रेल को देखता है, चाहे वो कितनी भी गहरी क्यों ना हो। ये पूरी साजिश का नक्शा तैयार करता है। 1 मिनट, ये कमेटी वाली बात सुनने में तो अच्छी है, लेकिन क्या इससे पूरा सिस्टम बहुत धीमा नहीं हो जाएगा? मतलब एक डॉक्टर से राय लेना तेज है, 10 डॉक्टरों से नहीं। और यहां भी तो वही क्लास इम्बैलेंस वाली समस्या है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसी का जवाब है एन्सेम्बल लर्निंग। वो क्या है? ये एक AI मॉडल पर भरोसा नहीं करता, पहले ये बैगिंग करता है। बैगिंग मतलब डेटा के अलग अलग छोटे छोटे सैंपल बनाकर उन पे कई सारे बेस मॉडल ट्रेन करता है। तो हर मॉडल को केस का एक अलग एंगल देखने को मिलता है। बिल्कुल। और फिर आता है स्टैकिंग। कमेटी का रोल अब आता है। हाँ, यहाँ एक मेटा मॉडल इन सभी बेस मॉडलों की रिपोर्ट पढ़ता है और फिर अंतिम फैसला सुनाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक जनरल डॉक्टर के पास जाने के बजाय विशेषज्ञों की एक पूरी कमेटी बिठाते हैं। सही। एक हार्ट स्पेशलिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, और फिर कमेटी का हेड सबकी राय सुनकर आखिरी फैसला लेता है। एकदम सही। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर 1-2 जासूसों से गलती हो भी जाए तो पूरी कमेटी मिलकर उसे सुधार लेती है। हाँ, इससे फैसला ज्यादा मजबूत और कम पक्षपाती होता है। ये वर्ग असंतुलन की समस्या का एक बहुत ही मजबूत तोड़ है। ये कमेटी वाला आइडिया तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये बहुत थरो भी लगता है। मुझे लगता है कि इथेरियम जैसे विशाल नेटवर्क का, जहां हर सेकंड हजारों लेन देन हो रहे हैं, हाँ, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसका पूरा विश्लेषण करने में तो सदियां लग जाएंगी। और आप बिल्कुल सही हैं, ये बहुत धीमा हो जाएगा। तो यहीं पर धोखेबाजों की अगली चाल का जवाब आता है हमारी तीसरी रणनीति से, जो PEA-SHE-GNN मॉडल में है। इसका क्या फंडा है? इसका आइडिया है मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करो। अच्छा। पूरे नेटवर्क को देखने के बजाय सिर्फ लोकल स्नैपशॉट लो। लोकल स्नैपशॉट मतलब? सोचिए, पूरे देश का ट्रैफिक एक साथ एनालाइज करना नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। तो ये मॉडल क्या करता है? ये हर शहर के बस अड्डे पर जाकर सिर्फ वहां और उसके आसपास की 5 किलोमीटर की सड़कों का एक हाई डेफिनेशन स्नैपशॉट लेता है। अच्छा, तो ये बहुत तेज है। हाँ, और आपको लोकल लेवल पर क्या गड़बड़ है ये तुरंत बता देता है। इसी को टेक्निकल भाषा में ईगोग्राफ कहते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर आप सिर्फ एक छोटे से इलाके को देख रहे हैं तो क्या आप बड़ी तस्वीर को मिस नहीं कर देंगे? हो सकता है साजिश के तार किसी दूसरे शहर से जुड़े हों। बेहतरीन सवाल, और इसी का जवाब इस मॉडल की असली खासियत है। क्या है वो? ये उस छोटे से स्नैपशॉट को अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड बना देता है। इसे फीचर ऑगमेंटेशन कहते हैं। फीचर ऑगमेंटेशन? हाँ, ये उस छोटे से ग्राफ में 3 तरह की जानकारी जोड़ता है। ओके, कौन सी 3 तरह की? पहली, बेसिक संरचनात्मक जानकारी। मतलब? ये सबसे पहले एक बेसिक चीज गिनता है, खाते में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। टेक्निकल भाषा में इसे इन डिग्री और आउट डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये तो आसान है, एक्टिविटी का अंदाजा लगाने के लिए। बिल्कुल। दूसरी है लेन देन की जानकारी। ये ज्यादा गहरी बात लगती है। हाँ, क्या ये छोटी छोटी रोजमर्रा की पेमेंट्स है या फिर एक ही बार में कोई बहुत बड़ी अजीब सी रकम आई और चली गई। धोखेबाज अक्सर बड़ी रकमें एक साथ निकालते हैं। ये पैटर्न उन्हें पकड़ने में मदद करता है। सही। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प है इंटरैक्शन की तीव्रता। इंटरैक्शन की तीव्रता? हाँ, ये देखता है कि क्या लेन देन सिर्फ एक बार का है या उन्हीं खातों से बार बार हो रहा है। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपको सड़क पर रोककर कुछ बेचता है और फिर कभी नहीं दिखता। बिल्कुल।
वो एक बार का इंटरेक्शन ही अपने आप में एक रेड फ्लैग है। जबकि असली यूजर्स के लेन देन वो बार बार होते रहते हैं। समझ गया। तो ये उस छोटे से स्नैपशॉट का एक्सरे कर लेता है, लेकिन इतनी सारी डिटेल के बाद ये आखिरी फैसला कैसे लेता है कि ये खाता धोखेबाज है या नहीं? यहाँ भी एक स्मार्ट ट्रिक है। क्या? ये उस स्नैपशॉट में मौजूद सभी लोगों की बात नहीं सुनता, क्योंकि उससे बहुत शोर पैदा हो सकता है। तो फिर इसके बजाय ये टॉप एंड सारांश का इस्तेमाल करता है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो ये सिर्फ 3 सबसे अहम या असरदार लोगों की जानकारी का औसत निकालता है। ओह, तो ये उस लोकल नेटवर्क के बिग प्लेयर्स पर फोकस करता है। हाँ, जो अक्सर धोखाधड़ी के पैटर्न को सबसे साफ दिखाते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये कमाल की दिमागी जंग है। बिल्कुल। धोखेबाजों ने पहली चाल चली और भीड़ में छिप गए तो एआई ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से पहचानूंगा। फिर धोखेबाजों ने ब्लॉकचेन की गहराई में मनी ट्रेल छुपा दी। तो एआई ने जासूसों और एक्सपर्ट्स की एक पूरी कमिटी बना दी। और जब नेटवर्क बहुत बड़ा और धीमा हो गया तो एआई ने स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दिया और लोकल लेवल पर हाई डेफिनेशन एक्सरे करने लगा। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ी तस्वीर देखना भी जरूरी है। जैसा कि एक समीक्षा पत्र में बताया गया है, जीएनएस सिर्फ धोखाधड़ी पकड़ने के लिए नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं? ये किसी भी ऐसे जटिल सिस्टम को समझने का एक शक्तिशाली जरिया है जहां रिश्तों और कनेक्शंस का महत्व हो। जैसे कि चाहे वो सोशल नेटवर्क में अफवाहों को फैलने से रोकना हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बनाना हो। तो क्या हम ये मान लें कि हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ऑनलाइन धोखाधड़ी खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। मुझे लगता है कि असली चूहे बिल्ली का खेल तो अब शुरू हुआ है। अच्छा। जैसे जैसे ये एआई मॉडल कुछ खास पैटर्न पकड़ने में माहिर होते जाएंगे, जैसे एक बार के लेन देन या खास तरह के नेटवर्क, धोखेबाजों को भी अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। हाँ, उन्हें एक सामान्य यूजर की और भी ज्यादा बारीकी से नकल करनी होगी। इसका मतलब भविष्य में एक धोखेबाज और एक असली यूजर में फर्क करना और भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। शायद तब फर्क करने का एकमात्र तरीका ये देखना होगा कि किसी का लंबे समय का व्यवहार कैसा है जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सिस्टम हमारे इतने लंबे व्यवहार का विश्लेषण करने लगे तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? और यही वो सवाल है जो हमें सोचना होगा। सुरक्षा और गोपनीयता के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। सही कहा। तकनीक हमें ताकतवर हथियार दे सकती है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला हमेशा हमारा ही रहेगा।